हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत सिंह। एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय नगरीय क्रांति, महाजनपद काल एवं मगध के उत्कर्ष के विषय में। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर अध्ययन अड्डा बाई दुष्यंत करके सर्च कीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति के विषय में। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल था उसे द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय पर गंगा यमुना का दोआब एवं बिहार के आसपास के जितने भी एरियाज़ थे उनमें कुछ प्रमुख परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसे जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल है जो इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये द्वितीय नगरीय क्रांति थी तो प्रथम नगरीय क्रांति क्या थी। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वो उस समय पर जाएंगे। यानी कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल था, इससे लगभग 1000 साल पहले जो नई सभ्यता उदित हुई थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो जो समय था उसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले नगरों का अस्तित्व जो देखने को मिला था वो हड़प्पा सभ्यता के समय में देखने को मिलता है। और उसके बाद में जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आती है तो वहाँ पर कुछ ग्रामीण परिवेश देखने को मिलता है, ग्रामीण चीज़ें परिलक्षित होती हैं। और उसके बाद में जब जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल आता है, इसे हम कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलनों के उदय का समय भी लगभग यही था। महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो भी लगभग यही समय था, और इसी समय के आसपास जो है मगध का उत्कर्ष होता है। इसीलिए मैंने इन तीनों टॉपिक्स को एक ही टॉपिक में कवर करने का, एक दूसरे से रिलेट करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो द्वितीय नगरीय क्रांति आप समझ गए होंगे कि प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता के समय मानी जाती है, और द्वितीय नगरीय क्रांति जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे कई धर्मों का उदय हुआ था, लेकिन मोस्टली जो है ऑब्जेक्टिव्स जो बनते हैं वो बौद्ध एवं जैन धर्म से बनते हैं। महाजनपद काल का समय, यानी महाजनपदों का जो उदय हुआ था, पहले जो जन हुआ करते थे वो जनपद में बदले, फिर जनपद जो है वो महाजनपद में बदल गए। तो ये समय भी लगभग यही था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का। और इसी समय के कालांतर में, मतलब इसके उत्तरार्ध में, यानी इसके जब हम कह सकते हैं इसके एंड की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य का उदय देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र थे गंगा यमुना का दोआब एवं बिहार के आसपास के जो क्षेत्र थे, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं उन पर ज़रा चर्चा करते हैं। जैसे इस समय का जो मनुष्य था वो लिखने की कला जान चुका था, मुद्राओं का प्रचलन हो चुका था, ठीक है, धर्म का भी प्रचलन हो चुका था क्योंकि ये धार्मिक आंदोलनों का भी समय था। इसके साथ साथ धर्म का जब प्रचलन हुआ तो धार्मिक इमारतें भी बनने लगीं, जैसे मंदिर वगैरह हैं, ये भी अस्तित्व में आए। शासक वर्ग का उदय हुआ। इससे पहले आप अगर वैदिक सभ्यता में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो है राजाशाही शासन था, लेकिन जो कम्प्लीटली शासक वर्ग का उदय होता है वो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में होता है। इसके साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य का विकास भी होता है। एक कर प्रणाली का प्रचलन भी देखने को मिलता है, एक व्यवस्थित कर प्रणाली स्टार्ट होती है इस समय से। ठीक है, नगरों का तेज़ी से उदय होता है। तो ये सभी जो रीजन हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रीजन हैं, ये संकेत करते थे कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के बाद में एक दूसरी नगरीय क्रांति के रूप में। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया था। तो इसको ये प्रथम नगरीय क्रांति जो है 1000 साल पहले जो है दिखाई देती है। प्रथम नगरीय क्रांति इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था इससे लगभग 1000 साल पहले के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको ज़्यादा हाईलाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रेणी के बारे में जानते हैं। श्रेणी क्या होती थी? श्रेणी व्यापारियों के अपने संगठन बने जिन्हें श्रेणी कहा गया। जैसे कि मैंने बताया था व्यापार एवं वाणिज्य का उदय होता है, तो व्यापार एवं वाणिज्य जब तेज़ी से उदित होता है तो जो व्यापारी थे, ठीक है, मर्चेंट्स लोग जो थे, उनके अपने अपने संगठन बने, समूह बने, और उन्हीं समूहों को श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महाजनपद काल में या फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल में श्रेणी क्या होती थी। तो श्रेणी क्या होती थी? व्यापारियों का संगठन होती थी, और जो श्रेणी का हेड होता था, मुखिया होता था, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था, या कहीं कहीं पर इसका नाम जेत्थक भी देखने को मिलता है। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान जो होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, और श्रेणी को ही न्यायिक एवं कार्यकारी दोनों तरह के अधिकार दिए गए थे। जो व्यापारियों की श्रेणी थी, क्योंकि व्यापारी वर्ग था इसका जो उदित होता है, व्यापारी वर्ग था, इसकी जो कंडीशन है वो इस समाज में थोड़ी सी ऊपर उठने लगी थी, क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा हो गया था,
तो सोसाइटी में इनकी वैल्यू बन गई थी, ठीक है। तो व्यापारियों का जो संगठन होता था, समूह होता था, उसको दोनों तरह के अधिकार प्राप्त थे। न्यायिक अधिकार, ठीक है, जैसे कहीं पर भी कोई अपराध हो जाता था या कोई भी ऐसी आपराधिक गतिविधि नज़र आती थी, तो जो न्याय करते थे वो भी जो व्यापारियों का संगठन होता था, जो श्रेणी होती थी, वो न्याय का भी कार्य करती थी, न्याय करने का भी कार्य करती थी, और जो शासन प्रशासन चलता था उसमें भी इनके कार्यकारी अधिकार सम्मिलित थे। इसके साथ साथ जो श्रेणी होती थी वो बैंक के रूप में भी कार्य करती थी, ठीक है। किसी को भी जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती थी तो वो उनको क्या देते थे, डेप्ट भी देते थे, कर्ज भी देते थे, ठीक है। अब एक और वर्ड देखने को मिलता है महाभंडारिक। महाभंडारिक क्या होता था, विभिन्न श्रेणियों के बीच में एकता स्थापित करने वाला एक अधिकारी होता था। मैंने बताया था कि व्यापारियों का जो समूह होता था, जैसे व्यापारियों का एक समूह हो गया, 10-20 व्यापारियों का एक समूह बन गया, वो क्या हो गई, एक श्रेणी हो गई। ऐसे बहुत सारे व्यापारी होते थे तो वो अपने अलग अलग समूह बना लेते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बहुत सारी श्रेणियों के रूप में विभाजित हो जाते थे। तो इनके बीच में जो भी मतभेद होता था, फाइनेंशियली मतभेद होता था या पैसे को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के जो मतभेद होता था, इनके बीच में जो कटुता आ जाती थी, उनमें क्या एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, उनके बीच में एक संतुलन स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए महाभंडारिक को नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो ये महाभंडारिक हो गया। अब जो ग्रंथ दे रखे हैं उस समय के महाजनपद काल के जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें कुल 18 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। व्यापारियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं क्या होती थी, इनसे संबंधित प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते होंगे। तो धातु के टुकड़ों पर आकृतियों का ठप्पा मारकर बनाई जाती थी जो आहत मुद्राएं होती, इनको आहत क्यों कहा जाता था? आहत का मतलब इनको ठोक करके बनाया जाता था। आहत का मतलब है किसी को चोट पहुंचाना। जब हम किसी भी मोहर वगैरह से या आकृति के ठप्पे से धातु के टुकड़े पर चोट करते हैं तो वो क्या होता था, जो मोहर के नीचे कई तरह के सिंबल बने होते थे, चिन्ह बने होते थे। जैसे किसी भी देवता या देवी का चिन्ह हो गया, किसी फूल का चिन्ह हो गया, ठीक है, कोई राजकीय चिन्ह हो गया। तो जब उस पर ठप्पा मारते थे तो धातु की मुद्रा पर वो चीज़ें छप जाती थी, इसीलिए इनको जो है आहत मुद्राएं कहा जाता है। और आहत मुद्राएं जो होती थी वो मुख्यतः चांदी की बनी हुई होती थी। आहत मुद्राओं को प्राचीनतम सिक्के माना जा सकता है, ठीक है। ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के सबसे प्राचीनतम सिक्कों के रूप में जानी जाती हैं। इन्हीं आहत मुद्राओं को बौद्ध ग्रंथों में कहापण या फिर कारशापण भी कहा गया है। अब कारशापण जो होता था वो अलग अलग मेटल्स के होते थे। तांबे का कारशापण होता था, इसका वजन होता था 146 ग्रेन, 146 ग्रेन का होता था तांबे का कारशापण। और चांदी का जो कारशापण होता था वो उसका वजन होता था 180 ग्रेन का, ठीक है। अब सबसे पुराने सिक्कों की बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? सबसे पुराने सिक्के जो देखने को मिलते हैं बौद्ध काल में, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध साम्राज्य का जो हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से सबसे प्राचीन सिक्के जो है या सबसे प्राचीन आहत मुद्राएं बौद्ध काल की प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब इस काल के व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो बौद्ध धर्म का समय था या बुद्ध का काल था, उसमें जो वाराणसी थी, ठीक है, वाराणसी या बनारस, ये महान व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो आसपास के क्षेत्र थे, जैसे कंबोज हो गया, कौशल हो गया, ठीक है, ये इनकी जो व्यापारिक कंडीशन थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। पश्चिमी घाट का सबसे प्रसिद्ध एवं बड़ा बंदरगाह हुआ करता था उस समय पर भृगुकच्छ। ये भृगुकच्छ इसका पुराना नाम है, इसे भड़ौच के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बंगाल में पूर्वी तट पर जो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था उसका नाम था ताम्रलिप्ति, ठीक है। इसके बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है या आपने सीधा सीधा प्रश्न देखा होगा एग्जाम्स में, ठीक है, कि बंगाल के पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह बौद्ध काल में कौन सा हुआ करता था? तो वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है। शिल्पियों से महीने में एक दिन विष्टि या बेगार कराया जाना, ये इस काल की प्रमुख विशेषता थी। यानी जो बौद्ध काल का समय था, द्वितीय नगरी क्रांति का समय था, जो शिल्पी होते थे, जो हाथ की विभिन्न कलाओं के द्वारा अपनी अपनी चीज़ों का निर्माण किया करते थे, उनसे टैक्स के रूप में क्या होता था, जैसे बहुत से जगह पर टैक्स लगाया जाता था, तो जो शिल्पी होते थे मुख्यतः उनसे टैक्स के रूप में क्या लिया जाता था कि वो महीने में एक दिन क्या करेंगे, काम करेंगे और उसका क्या नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है, ठीक है। बिना पैसे के कार्य करना, इसको क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है, ठीक है। ये अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी प्रचलित होता है, ये शब्द आपने सुना भी होगा, बेगार, कि किसी की बेगार कर रहे हैं, ठीक है। तो शिल्पियों से एक महीने में एक दिन क्या कहा जाता था, विष्टि या बेगार कराया जाता था। ये उनसे टैक्स के रूप में
वसूला जाता था, मतलब डायरेक्टली उनसे पैसा नहीं लिया जाता था। तो क्या कहते थे कि भाई तुम एक महीने में ऐसा करो, एक महीने में एक दिन काम कर लो, ठीक है, उसका पैसा तुमको नहीं मिलेगा और यही तुम्हारे टैक्स के रूप में जमा हो जाएगा। चुंगी या कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था उसको कहते थे शुल्काध्यक्ष या फिर शौल्किल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हो गई या वैदिक धर्म का या वैदिक सभ्यता का समय हो गया, या फिर आप महाजनपद काल में आते हैं या द्वितीय नगरी क्रांति के काल में आते हैं, तो इसमें जो इसकी जो शब्दावली होती है इससे संबंधित प्रश्न भी लगातार पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न भी पूछा गया है कि चुंगी वसूलने वाला अधिकारी बौद्ध काल में कौन सा हुआ करता था, तो वो शुल्काध्यक्ष या शौल्किल हुआ करता था, ठीक है। तो इसकी जो वोकैब है, इसकी जो शब्दावली है उसको भी ध्यान देते चलते हैं साथ साथ में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाजनपदों के उदय के बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई थी। मैंने आपको बताया था कि महाजनपदों के उदय का जो समय है वही लगभग धार्मिक आंदोलनों के उदय का भी समय है। तो समाज में एक धार्मिक क्रांति पैदा होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जो होते हैं उनमें चेंजेस पैदा होते हैं, ठीक है। पहले वैदिक सभ्यता चली आ रही थी, वैदिक धर्म प्रचलित था, उसमें कर्मकांड, आडंबर, झूठ मूठ के जो पाखंड थे वो ज़्यादा बढ़ गए, तो लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैन धर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या होता है, लोगों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि लोहे का आविष्कार भी हो चुका था इस समय तक, तो जो कृषि कार्य था वो व्यवस्थित रूप से चलने लगा। अब कृषि के कार्य में लोहे की उपयोगिता के बारे में आप अनजान नहीं हैं, आप जानते हैं कि जब लोहे का आविष्कार हुआ तो नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ, नए नए उपकरण बनने लगे, जिनसे क्या होगा, कृषि कार्य करना जो है वो आसान हो गया। अब कृषि कार्य जो है आसान हो गया, तो इससे पहले जब कृषि स्थायी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, एक जगह पर रहते थे, कुछ दिन यहाँ पे रहे, कुछ दिन वहाँ पे रहे, मतलब एक स्थायी निवास लोगों का नहीं था। जब लोहे का आविष्कार होता है तो उससे कृषि का कार्य जो है बिल्कुल कंप्लीटली व्यवस्थित हो जाता है। और जब कृषि करना व्यक्ति ने शुरू कर दिया और कृषि व्यवस्थित तरीके से होने लग गई, तो फिर क्या होगा, तो लोग स्थायी रूप से एक ही जगह पर निवास करने लगे, यानी कि लोगों में स्थायित्व की भावना का जो है विकास होता है, लोगों में स्थायित्व पनपने लगता है, ठीक है। तो जो पहले लोग कबीलों के रूप में रहा करते थे, वो कबीले टेंट वगैरह में रहते थे, तंबू वगैरह में रहते थे, उनको उखाड़ के चाहे यहाँ चल देते थे। मान लो कि 2-4 महीने यहाँ पर रह लिए, फिर यहाँ का जो सीज़न है, मौसम है, वो अनुकूल नहीं है उनके, तो फिर दूसरी जगह पर चले गए जहाँ पर अच्छी मतलब घास फूस या उनके जानवरों के लिए जो है खाने पीने का सामान जहाँ मिल रहा है वहाँ पर चले गए। लेकिन जब कृषि व्यवस्थित रूप से होने लगी तो लोगों में स्थायित्व की भावना का विकास हुआ, तो जो कबीले थे वो जनपद में परिवर्तित हो गए, ठीक है। कबीलों का चेंज हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, वो जनपदों में हो गया, और फिर जनपदों से धीरे धीरे जनपद मिल के क्या बन गए, महाजनपदों का उदय हो जाता है, ठीक है। अब महाजनपदों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि महाजनपद काल में मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का वर्णन किया जाता है, यानी महाजनपदों की संख्या थी 16, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो 16 महाजनपदों का वर्णन है वो किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये 2 ग्रंथों में इसका वर्णन देखने को मिलता है। एक है अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय ये कैसा है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा था, तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो था वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है, और यह किसकी राजधानी थी, ये वज्जी संघ की राजधानी हुआ करती थी। इसके साथ साथ इस समय में मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये महाजनपदों के नाम है। तो 16 महाजनपदों में से जो मगध महाजनपद था, कौशल था, वत्स था, अवंती था, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। अब कभी कभी जो है लिस्टिंग से प्रश्न आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं, लिस्टिंग मैच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें गणराज्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जब बुद्ध का समय चल रहा था या बुद्धकालीन समय था, उस समय पर जो प्रमुख गणराज्य थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमशुमार पर्वत के मग्ग, केशपुत्र के कालाम, पिप्पलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पावा के मल्ल, रामग्राम के कोलिय और अलकप्प के बुली। अब इनको समझने में आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ इनसे प्रश्न किस तरीके से बनता है। इनसे प्रश्न इस तरीके से बनता है कि लिच्छवियों की जो स्थान था या लिच्छवियों के रहने का जो गणराज्य था वो कौन सा था, वो वैशाली था, ठीक है। मल्ल कहाँ पर रहते थे, कुशीनारा में निवास करते थे। कोलिय जो थे रामग्राम में निवास करते थे। मैं जिनको
हाईलाइट कर रहा हूँ ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। विदेह कहाँ के थे? मिथिला के थे। और शाक्य जो थे वो कहाँ के थे? कपिल वस्तु में निवास करते थे, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके बनने की संभावना बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा मैप डिज़ाइन किया गया है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपके जितने भी 16 महाजनपद थे, ठीक है, उनको मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले इस मैप को समझाने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी इसमें जो मैप दे रखा है इसमें आपको जो भी महाजनपदों के नाम दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर मैंने डिनोट करने का प्रयास किया है कि ये जो पॉइंट आउट किए गए हैं सारी चीज़ें, ये इन महाजनपदों की राजधानी क्षेत्र को जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सूरसेन हो गया, ये कुरु हो गया, ये पंचाल हो गया। इसको थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको क्लियर करके। जैसे ये कुरु हो गया, ये मल्ल हो गया, ये कौशल हो गया, ये काशी हो गई, ये मगध हो गया, ये अंग हो गया। तो ये जो है इनकी राजधानियों को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ठीक है। जैसे अंग जनपद था तो काफ़ी बड़े एरिया में होगा, तो अंग जनपद का एरिया काफ़ी एरिया में फैला हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट आउट किया गया है मैप के आधार पर, ये अंग जनपद की राजधानी जो हुआ करती थी उसको यहाँ पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन 16 महाजनपदों के बारे में जानते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखो मल्ल की आप लोकेशन देख सकते हैं। जो मल्लगढ़ राज्य था इसकी राजधानी थी कुशीनगर एवं पावा। इसकी 2 राजधानियाँ थी। मल्ल की राजधानियाँ थी 2। कुशीनगर, तो कुशीनगर से संबंधित प्रश्न कैसे बन सकता है कि कुशीनगर में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। मल्लगढ़ राज्य की 2 राजधानियाँ थी। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों में से किस गढ़ राज्य की 2 राजधानियाँ थीं, ठीक है। तो मल्लगढ़ राज्य की 2 राजधानियाँ थीं। एक कुशीनगर थी जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, दूसरी थी पावा जहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कौशल, ठीक है। कौशल के बारे में अगर बात करें तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। आधुनिक नाम भी इसका श्रावस्ती है। तो जो आधुनिक श्रावस्ती जनपद है यूपी का, श्रावस्ती का सहेत महेत ग्राम जो था, ठीक है, उससे इसकी लोकेशन जो है मैच की जाती है। सरयू नदी द्वारा ये 2 भागों में विभक्त था, ठीक है, उत्तरी कौशल में और दक्षिणी कौशल में, ठीक है। कौशल जो था उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में जो है विभक्त था। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी हुआ करती थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो हुआ करती थी वो कुशावती थी, ठीक है। कौशल से संबंधित ये भी प्रश्न है कि कौशल महाजनपद के जो राजा थे, प्रसिद्ध राजा थे, वो थे प्रसेनजित। और प्रसेनजित से संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजा प्रसेनजित किस व्यक्ति के समकालीन थे। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा कोई भी, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके समकालीन थे राजा प्रसेनजित। और ये कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे, ठीक है। तो शाक्यों का जो कपिलवस्तु गढ़ राज्य था वो भी कौशल के क्षेत्र में ही आता था या कौशल के एरिया में ही सम्मिलित था। अब काशी के बारे में बात करते हैं। काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। कौशल नरेश कंस ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अपने राज्य में इसको मिला लिया था। अंग जनपद की बात करें तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, कम से कम आपको अगर 16 महाजनपदों का पूरा अगर मैटर नहीं पता हो तो आपको कम से कम इन महाजनपदों की राजधानियों के विषय में अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि राजधानियों से हमेशा प्रश्न जो है एंशिएंट हिस्ट्री से अगर आता है तो बनते रहते हैं। तो कम से कम इनकी महाजनपदों की राजधानी के बारे में आपको अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। तो अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अच्छा, इसका वास्तुकार था महागोविंद। वास्तुकार का अर्थ क्या है कि इसका जो निर्माण किया था, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था अंग जनपद का, वो किसने तैयार किया था? महागोविंद ने किया था, ठीक है। अंग जनपद अपने व्यापार वाणिज्य के लिए बेहद प्रसिद्ध था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, यानी कालांतर में जो बिंबिसार होता है, आगे आप पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में, तो बिंबिसार ने इसको अपने साम्राज्य में यानी मगध साम्राज्य में इसको मिला लिया था। अब थोड़ा मगध साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी थी गिरिव्रज, और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम राजगीर के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। मगध में कौन कौन सा एरिया आता था? आधुनिक जो पटना है बिहार की राजधानी, गया जिला है या शाहाबाद है, इनके कुछ हिस्से जो है मगध साम्राज्य में आते हैं। मगध साम्राज्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो वो अथर्ववेद में, ठीक है। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है, किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो वो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वत्स की।
वत्स के बारे में बात करें तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और यहाँ का जो प्रमुख राजा या प्रसिद्ध राजा थे वो थे उदयन। ठीक है, अच्छा, उदयन से संबंधित एक प्रश्न ये भी आता है कि जो पाटलिपुत्र है यानी आधुनिक पटना है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी उदयन ने ही की थी। ठीक है, अवंती के जो राजा थे अवंती नरेश प्रद्योत, ठीक है, प्रद्योत की पुत्री थी वासवदत्ता। तो वासवदत्ता का इन्होंने अपहरण कर लिया था एवं उनसे विवाह कर लिया था। यानी ये पहले जो थे यहाँ के शासक जो उदयन थे, इनकी जो है अवंती नरेश से दुश्मनी थी। ठीक है, इनकी बनती नहीं थी आपस में, इसीलिए क्या किया था इन्होंने, इनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण कर लिया था। लेकिन बाद में जो अवंती नरेश थे प्रद्योत, वो मान गए थे, एग्री हो गए थे, और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह यानी वासवदत्ता का विवाह वत्स के राजा थे उदयन थे उनसे कर दिया था। ठीक है, और उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। उदयन जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ से ये पूछ लेता है कि अगर बौद्ध धर्म में उदयन को किसने दीक्षित किया था, तो वो थे बौद्ध भिक्षु पिंडोला जिनका नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अवंती के बारे में जानते हैं। अवंती की भी दो राजधानियाँ थी, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। इन दो भागों में अवंती बटा हुआ था। उत्तरी अवंती जो थी उसकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी को आधुनिक रूप में हम उज्जैन के रूप में जानते हैं। वहीं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ का सबसे फेमस राजा था चंडप्रद्योत, ये बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, अब चंडप्रद्योत जो थे, इनसे संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देखने को ये मिलता है कि बिंबिसार जो थे, बिंबिसार का राज्यवैद था जीवक। बिंबिसार का कह सकते हैं हम जो चिकित्सक, राजकीय चिकित्सक, वो थे जीवक। और जीवक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक माने जाते हैं प्राचीन भारत में। तो बिंबिसार के राज्यवैद थे जीवक, और बिंबिसार ने जीवक को चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। ठीक है, चंडप्रद्योत जो थे वो पीलिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे, और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंडप्रद्योत की बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं अवंती से संबंधित। अब थोड़ा सा और चलते हैं, चेदी के बारे में बात करते हैं। चेदी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चेदी में आता है आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड के आसपास का इलाका, उसकी राजधानी सोत्थिवती हुआ करती थी। चेदी की लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये पूरा व्यू इसका देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद में आधुनिक जो जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसके साथ साथ जो अलवर, भरतपुर, इसके कुछ हिस्से भी मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे या सम्मिलित थे। सूरसेन के बारे में बात करें तो सूरसेन जो था वो आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र है, यानी आगरा, मथुरा आपका, ठीक है, फिरोजाबाद के आसपास का क्षेत्र, ये यूपी के ज़िले हैं। आगरा हो गया, मथुरा हो गया, फिरोजाबाद के आसपास का क्षेत्र हो गया, कुछ भरतपुर का हिस्सा भी है। ये सारे जो एरियाज़ हैं, जैसे अलीगढ़ का भी कुछ हिस्सा आता है, ये ब्रजमंडल क्षेत्र में आते हैं। तो जो ब्रजमंडल क्षेत्र, जो आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र है, ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, और बौद्ध काल में जो राजा थे वो अवंती पुत्र थे। यहाँ के फेमस राजा थे जो सूरसेन के, वो अवंती पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और गांधार के बारे में बात करते हैं। गांधार जो था, गांधार को इसलिए हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं क्योंकि इसकी जो राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला के बारे में आप जानते हैं कि ये प्राचीन भारत में विद्या के लिए और व्यापार दोनों के लिए काफ़ी फेमस थी। ठीक है, तक्षशिला जो थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम भी आपने सुना होगा, तो ये भी यहीं पे था। तो ये विद्या का तो केंद्र था ही, इसके साथ साथ ये ट्रेड और व्यापार का केंद्र भी था। इसके अंतर्गत आते हैं आधुनिक जो पाकिस्तान के अंतर्गत जो पेशावर और रावलपिंडी का जो एरिया आता है, वो गांधार के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब बात करते हैं कंबोज की। तो कंबोज की राजधानी थी राजपुर, जिसे हाटक के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता है वो ये है कि कंबोज प्राचीन भारत में किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये अपने घोड़ों की जो है नस्ल के लिए फेमस था। यहाँ पर बहुत ही उच्च कोटि के घोड़े जो है पाए जाते थे। अब बात करते हैं थोड़ी पांचाल के विषय में। पांचाल के विषय में बात करें तो पांचाल की राजधानियाँ भी दो थीं। ठीक है, ये भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य जो है आधुनिक फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वो पड़ता है। ठीक है, द्रौपदी भी यहीं से संबंधित थी। जैसे आपने द्रौपदी का महाभारत देखा होगा, तो द्रौपदी का एक अन्य नाम देखने को मिलता है, उस द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी बुलाया जाता है। तो पांचाली उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पांचाल से संबंधित थी। ठीक है,
यह मूलतः यहाँ पे जो था वो राजतंत्र प्रचलित था, राजाशाही शासन प्रचलित था यहाँ पर, ठीक है। और जैसे जैसे जो कौटिल्य का समय आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय आता है, वहाँ तक आते आते ये जो है पांचाल है वो राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुरु के बारे में बात करते हैं। कुरु जो था मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के जो कुछ भूभाग हैं, इनका जो क्षेत्र था वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और महाभारत काल में आपने हस्तिनापुर का नाम अवश्य सुना होगा, तो जो हस्तिनापुर था वो इसी राज्य में था, यानी कुरु राज्य में ही आता था हस्तिनापुर। तो ये मैप के माध्यम से थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप बीच में से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर अध्ययन अड्डा बाई दुष्यंत करके सर्च कीजिए, वहाँ पर ये PDF आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने नोट्स भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपके हर एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि आप इस एक वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको फिर से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें कई बुक्स के रेफरेंस के द्वारा मैंने ये नोट्स को बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आते हैं आपके तीसरे टॉपिक की तरफ, मगध का उत्कर्ष, ठीक है। महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ कौन था? ये जरासंध का पिता था। आपने महाभारत अगर देखा हो, सीरियल भी देखा होगा आपने, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि जो मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश था उसका संस्थापक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ कौन था? ये जरासंध के पिता थे। जरासंध वही जरासंध जिनसे कृष्ण का युद्ध हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा। जरासंध के पिता थे एवं वसु का पुत्र था। कौन? बृहद्रथ, ठीक है। इसकी आरंभिक राजधानी हुआ करती थी गिरिव्रज, जिसे वसुमती के नाम से भी जाना जाता था, और बाद में इसकी राजधानी हो गई थी पाटलिपुत्र, ठीक है। जब बृहद्रथ वंश का जब अंत हो जाता है तो इसके बाद में एक अन्य वंश जो है अस्तित्व में आता है, जिसे आप हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। ये इसकी प्रारंभिक थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज है, यहाँ से प्रश्न कम ही बनते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो बृहद्रथ वंश के बाद का जो वंश है हर्यक वंश, यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत, ठीक है। अब थोड़ा सा जानते हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का जो शासनकाल है वो लगभग 544 AD से लेकर के 412 AD तक माना जाता है, यानी 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो हर्यक वंश का काल हुआ करता था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रारंभिक राजा हुए थे तो उनके जो पुत्र थे वो अपने पिता को मारकर ही इन्होंने क्या किया था? शासन का कार्यभार ग्रहण किया था, ठीक है। शासन के लिए इन्होंने अपने क्या था, अपने जो प्रारंभिक राजा थे, यानी प्रारंभिक राजाओं के जो पुत्र थे, उन्होंने अपने अपने पिताओं को मार करके उनका शासन जो था वो हथिया लिया था। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। जैन साहित्य में इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है जिसे श्रोणीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार ने अपने जो है वंश का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 2 तरह के कार्यों को जो है प्रयोग में लाया था। वो कौन कौन से थे? विजय, यानी युद्धों के द्वारा विजय करना, एवं वैवाहिक संबंध स्थापित करना। इसके साथ साथ विजय एवं वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही इन्होंने अपने जो राज्य था, अपना वंश था, उसका क्या किया था? विस्तार किया था। अगर इसके वैवाहिक संबंधों के बारे में बात करें तो इसने 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वो कौन कौन से 3 राज्य थे? लिच्छवीगढ़ राज्य के राजा थे चेटक। चेटक की पुत्री थी चेलना, ठीक है। चेलना से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। उसके साथ साथ कौशल के राजा थे प्रसेनजित, उनकी बहन थी महाकौशला से भी बिंबिसार ने विवाह किया था। इसके साथ साथ मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा, ठीक है। क्षेमा के साथ भी बिंबिसार ने विवाह किया था। लेकिन बिंबिसार की इन तीनों पत्नियों में बात करें तो सर्वाधिक जो उल्लेख देखने को मिलता है, और कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है, अभी शायद कुछ समय पहले UPPSC का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्षेमा दे रखा था, ठीक है। तो 3 इसकी पत्नियाँ थीं, चेलना, महाकौशला, क्षेमा, ठीक है। बिंबिसार के बारे में आप जान ही गए होंगे। बिंबिसार ने क्या किया था? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने वंश का विस्तार करने के लिए 2 तरह की नीतियाँ अपनाई थी, एक विजय के द्वारा और दूसरा वैवाहिक संबंधों के द्वारा, ठीक है। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को चंडप्रद्योत, जो कि अवंती के राजा थे, उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब महाजनपदों के बारे में बता रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ बिंबिसार ने और क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे? राजगृह नामक इन्होंने नवीन नगर बसाया था, ठीक है। जो बिंबिसार जो था बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों मतों को मानने वाला था। दोनों मतों के
जो है ये पोषक थे। इनका पुत्र हुआ था बिंबिसार का अजातशत्रु, और अजातशत्रु के द्वारा ही बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी और वह खुद शासक बन गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस वंश को पितृहंता वंश इसीलिए कहा जाता है कि हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, उसने अपने पिता को मार करके उसकी सत्ता को हत्या लिया था। इसके साथ साथ आप आगे पढ़ेंगे जैसे अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु की हत्या भी अजातशत्रु का पुत्र कर देता है और उसकी सत्ता को हत्या लेता है, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। बात करें अगर इसके शासनकाल की तो 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का काल अजातशत्रु का काल माना जाता है। ये बिंबिसार का पुत्र था। इसने क्या किया था, कौशल नरेश प्रसेनजित को पराजित करके उसकी पुत्री थी वाजिरा से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इसके साथ साथ लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करके इसने काशी एवं वैशाली को दोनों को अपना जो साम्राज्य था मगध साम्राज्य इसमें मिला लिया था, यानी काशी और वैशाली को दोनों को उन्होंने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आपने महात्मा बुद्ध के बारे में जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इसको कनेक्ट करते हैं किससे, अजातशत्रु से। तो अजातशत्रु के काल में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न ये भी आता है कि किसके समय में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वो थे, कौन थे, अजातशत्रु। ठीक है, इसके शासनकाल में ही, यानी इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु ने ही बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। बौद्ध संगीतियों के विषय में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर अजातशत्रु के बारे में बात हो रही है, तो अजातशत्रु से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी क्या हुआ था, अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। इसके साथ साथ इसके शासनकाल में ही, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों मतों को मानने वाला था, दोनों मतों का पोषक था। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी, इसके पुत्र उदयन के द्वारा। जब उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और वो मगध वंश का शासक बना, तो इसका जो शासनकाल था वो 460 ईसा पूर्व से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, इसने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम भी देखने को मिलता है कुसुमपुर, यानी पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, कि राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो वो था उदयन। ठीक है, इससे पहले यानी पाटलिपुत्र से पहले जो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी वो राजगृह हुआ करती थी। इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है, तीनों पुत्रों द्वारा बारी बारी शासन किया जाता है मगध साम्राज्य पर। तो क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग इनकी आदतों से परेशान हो गए थे, क्योंकि ये लोग जो थे अपने ही लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। जैसा कि पहले से ही एक प्रथा सी चली आ रही थी कि ये लोग अपने पिताओं को मार करके सत्ताओं को हत्याने का प्रयास करते रहे थे प्रारंभ से ही, तो लोग इनसे जो है परेशान हो गए। तो लोगों ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक व्यक्ति को राजा बना दिया था और इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। और यहाँ पर क्या हो जाता है, हर्यक वंश का अंत हो जाता है और हर्यक वंश के बाद में कौन सा वंश जो है अस्तित्व में आता है, शिशुनाग वंश आता है। ठीक है, अब बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के बारे में बात करें तो इसका समय अवधि मानी जाती है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे शिशुनाग के बारे में। 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल माना जाता है। 2 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि अवंती को जीतकर इसने मगध साम्राज्य में मिला लिया था और इसके साथ साथ इसने अपनी राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसके बाद शासक बना था कालाशोक। कालाशोक को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी काकवर्ण। प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि काकवर्ण किसे कहा जाता है, तो काकवर्ण कालाशोक को कहा जाता है। ठीक है, और कालाशोक किस वंश से संबंधित था, शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है,
इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। ठीक है, इससे पहले राजधानी कहाँ थी, यहाँ पे बताया था हमने, वैशाली थी। और वैशाली के बाद में कालाशोक ने क्या किया था, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। कालाशोक के समय में ही वैशाली में क्या हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और इसी के काल में, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ही जो बौद्ध धर्म था, दो अलग अलग संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, स्थविर और महासंगिक। ठीक है, वैसे तो बौद्ध धर्म हीनयान महायान में भी बटा था, लेकिन उसके दो उपसंप्रदाय भी थे, स्थविर और महासंगिक। ठीक है, तो स्थविर और महासंगिक में जो है कब बटा था बौद्ध धर्म, ये कालाशोक के समय में, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में। इसके बाद में नंदवंश आता है। नंदवंश का समयावधि मानी जाती है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 324 ईसा पूर्व तक। और इसका जो प्रमुख शासक माना जाता है वो महानंदन या महापद्मनंद माना जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनी रहती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। कहीं कहीं पे महानंदन को अलग व्यक्ति बताया गया है और महापद्मनंद को अलग व्यक्ति बताया गया है, लेकिन कई किताबों में महानंदन और महापद्मनंद को एक ही व्यक्ति माना गया है। जैसे एनसीईआरटी में महानंदन और महापद्मनंद को एक ही व्यक्ति माना गया है। ठीक है, और इसे ही नंदवंश का संस्थापक माना गया है। महापद्मनंद जो था मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था और इसी ने सबसे पहली बार कलिंग को जीता था, यानी कलिंग विजय करने वाला जो शासक था वो महापद्मनंद था और ये नंदवंश से संबंधित था। इसके साथ साथ इसने नहरों वगैरह का भी निर्माण कराया था। और इसकी कलिंग विजय एवं नहर निर्माण के विषय में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, यानी हाथी गुम्फा अभिलेख है, यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं आपके कि हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है, तो वो खारवेल से संबंधित है। और महापद्मनंद की कलिंग विजय एवं उसके नहरों के निर्माण के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में यह वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें साथ साथ हाथी गुम्फा अभिलेख में एक वर्णन और किया गया है कि जो महापद्मनंद था वो कलिंग से, यानी कलिंग विजय की थी और कलिंग विजय करने के बाद में ये जो जैन प्रतिमा थी, जिनसेन की प्रतिमा थी, उसे उठा करके ले गया था। ठीक है, इसको उपाधियाँ भी दी गई हैं। महापद्मनंद को एक छत्र या एक राट की उपाधि दी गई है। इसके साथ साथ इसको सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। महापद्मनंद था जो पाणिनि का मित्र था। पाणिनि जानते हैं आप, महान व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अब आते हैं धनानंद या फिर घनानंद। इनके अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो धनानंद या घनानंद, इतना ही से आप समझ में आ गया होगा। तो ये जो था ये नंदवंश का अंतिम शासक था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था वो किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो नंदवंश के शासक थे धनानंद या धनानंद। इसके समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, घनानंद जो था अपने जो है एक तानाशाही व्यवहार के लिए जाना जाता था। इसने क्या किया था, जनता पर अत्यधिक कर एवं अत्याचार का जो है अत्याचार करता था। अत्यधिक कर इसने जनता पर लगा रखे थे और इसी का फ़ायदा किसने उठाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था। ठीक है, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था और इसमें से जन सहयोग भी मिला था, क्योंकि जनता वैसे ही घनानंद या धनानंद से परेशान थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी का फ़ायदा उठाया और चाणक्य की मदद से घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, जो नंद थे वो भी जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म के मतानुयायी थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न धनानंद से संबंधित यह है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज नाम से डिनोट किया है, अग्रमीज कह करके पुकारा है। मगध की सफलता के कारणों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मगध साम्राज्य का जो उद्भव हुआ था, उत्कर्ष हुआ था, उसकी सफलता के मुख्य कारण क्या थे। मगध की दोनों राजधानी जो थी, कौन कौन सी, राजगृह एवं पाटलिपुत्र। पहली राजधानी कौन सी थी, राजगृह थी। उसके बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया था, उदयन ने कहाँ पे ले गया था इसको, पाटलिपुत्र ले गया था। ठीक है, तो इसकी जो दोनों राजधानियाँ थी, राजगृह एवं पाटलिपुत्र, दोनों ही जो है युद्ध दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और राजगृह जो थे ये पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा हुआ क्षेत्र था और जो पाटलिपुत्र थी वो गंगा, गंडक और सोन, तीन तरफ से ये नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आक्रमण करना और इस राज्य को जीतना किसी भी शासक के लिए काफ़ी चुनौती भरा साबित हो सकता था, तो इसलिए ये थोड़े सेफ रहे। यानी दोनों जो राजधानियाँ थी मगध की, राजगृह एवं पाटलिपुत्र, ये दोनों
जो है इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, यानी राजगृह पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो वहाँ पर वैसे भी कोई भी शासक जो है इतनी जल्दी आक्रमण करने के बारे में या उसको जीतने के बारे में नहीं सोचता था। और पाटलिपुत्र था वो नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसीलिए ये दोनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती थी। इसके साथ साथ ये उपजाऊ प्रदेश था। शासक कर के रूप में अतिरिक्त उपज को एकत्र करते थे, यानी कि जो यहाँ के जो किसान होते थे, जो फसल उगाते थे, उनको कर देने के बाद भी इतना बच जाता था उनके पास में, जिनसे उनका साल भर का जो है राशन पानी काफ़ी बच जाता था। तो अतिरिक्त कर के शासक जो कर थे वो अतिरिक्त उपज को एकत्रित करते थे, यानी कि जनता को जो टैक्स देना पड़ता था राजाओं को, उसमें उनको दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो ये भी यहाँ की सफलता का एक मुख्य कारण था। इसके साथ साथ जो मगध का क्षेत्र था वो लोहे के समृद्ध भंडारों से भरा हुआ था, और उसकी जो राजधानी थी, पहली वाली राजधानी राजगृह, इसके आसपास के क्षेत्र में लोहे के काफ़ी समृद्ध भंडार थे, जिससे क्या कर सकते थे, कृषि के संबंधी जो उपकरण थे वो आसानी से बनाए जा सकते थे, और युद्ध के समय पर हथियारों के लिए भी जिस मेटल की आवश्यकता होती थी तो वो भी उनको यहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे साहसी एवं प्रभावशाली शासक जो है मगध साम्राज्य में हुए थे, ये भी इसके उत्कर्ष का या इसकी सफलता का एक प्रमुख कारण बने। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी मगध साम्राज्य की वो ये थी कि इसकी सेना जो थी वो काफ़ी सुसंगठित थी, और मगध साम्राज्य में ही यहाँ पहली बार जो था युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इनकी संख्या मतलब इनकी सेना में हाथी और घोड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो इनकी सेना काफ़ी मजबूत यहाँ से हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वितीय नगरी क्रांति, महाजनपद काल एवं मगध के उत्कर्ष से संबंधित एक एजुकेटिव वीडियो। अब इसके बारे में इसके बाद में हम बात करेंगे आपका सिकंदर वगैरह के आक्रमण, या इसको हम एक अलग टॉपिक के रूप में जो है डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि भारत पर जो विदेशियों के आक्रमण हुए थे, इस नाम से एक वीडियो आप इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए डाल दूंगा, जिसमें मुख्य रूप से ईरानी और हकमनी जो अफ़गानी शासक थे उनके जो आक्रमण हुए थे वो किस तरीके से हुए थे, क्या पृष्ठभूमि रही होगी उनकी, सिकंदर का आक्रमण किस तरीके से हुआ था, कौन कौन से शासक थे, किस जगह से वो भारत में एंटर हुआ था और कहाँ गया था, कौन कौन सी एरियाज़ को उसने कवर किया था, किस किस एरिया को जीता था उन्होंने। यानी कि भारत में विदेशियों के आक्रमण, जिसमें मुख्य रूप से ईरानी आक्रमण और सिकंदर के आक्रमण को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करके अगला वीडियो आपके सामने मैं शायद कल या परसों में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ये क्लास आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर अध्ययन अड्डा बाई दुष्यंत करके सर्च करें और फ्री PDF प्राप्त करें। आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, और मैं धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, सभी के नोट्स आपके लिए जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। और मैं मानता हूं कि आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इन नोट्स को अगर आप लिख लेते हैं या प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और इन्हीं से पढ़ते हैं तो आपको, मैं समझता हूं कि बुक्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।